हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शॉर्ट रिवीजन सीरीज। ठीक है, इसमें हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक है अपने पास, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी वेटेज क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर में इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास जो चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें प्रीवियस अटेम्प्ट्स में करीब 7 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस, एक अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें से 6 और 7 क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, डिस्पर्जन अलग है। ठीक है, इस चैप्टर में से टोटल 10 to 11 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे प्रीवियस अटेम्प्ट में May 26 में यदि सेंट्रल टेंडेंसी में से 7 क्वेश्चंस आए तो बाकी उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आए होंगे डिस्पर्जन से। तो हम ये देख रहे हैं लास्ट 2 अटेम्प्ट में से सेंट्रल टेंडेंसी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा आया है। बाकी प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स में, उससे पहले वाले, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन दोनों का जो वेटेज था वो करीब करीब क्या था, सेम था। ठीक है, 5 क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी में से आए, 5-6 क्वेश्चन ही किस में से आए हैं, अपने डिस्पर्जन में से। ठीक है, तो अब हम अपने चैप्टर पे आए तो सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, मेनली 3 मेथड्स हैं अपने पास। एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। हमारे मोस्टली यही फार्मूला काम आएगा, 99% केसेस में यही फार्मूला अपना काम में आता है। ठीक है, सेकंड मेथड है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें हम एक एज्यूम्ड मीन मानते हैं और एज्यूम्ड मीन से डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ डी अपॉन एन। ये हमारे पास क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड। और डी को हमने यहां डिफाइन किया है एक्स माइनस ए। इस फार्मूले पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और थर्ड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे पास जो डेविएशंस निकालते हैं वो थोड़े डिफरेंट मेथड से निकालते हैं। ये जनरली कंटिन्यूअस सीरीज में आता है, तो हम फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय आई। ये हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड है। यहां पर जो dx डिफाइन किया है हमने, ये होता है x माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, ये दोनों फार्मूले हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए लिखे हैं। यदि हम डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज और आ जाएंगी। ये फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में, तो ये है डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन आ जाएगा। और यहां पर जो ये फार्मूला हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड्स। ठीक है, आप सब लोगों को ये मेथड्स याद होंगे, सबने पढ़ रखे हैं। फार्मूला याद है भाई सबको? ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले अपन एक बार पढ़ लेते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन, इसको हम ग्रुप्ड मीन भी बोलते हैं, ठीक है, या पूल्ड मीन भी बोलते हैं। ठीक है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। यदि हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप में n1 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका अर्थमेटिक मीन x1 बार है। सेकेंड ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका अर्थमेटिक मीन x2 बार है। तो अपने पास इनका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन x12 बार, ये होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n। इस फार्मूले की हेल्प से हम
कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला भी आप सब लोगों को मालूम होगा, अभी हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे, इस पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो अर्थमेटिक मीन के हमारे मेन मेन फार्मूले हो गए। प्रॉपर्टीज हम सारी एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम मीडियन पर। मीडियन क्या है भाई? मिडिल पार्ट। ठीक है, मिड पार्ट ऑफ द सीरीज को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है ना, जो मिड में हो बिल्कुल सीरीज के। ये सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पोजिशनल एवरेज होता है। ठीक है, और अपने पास जो भी क्वालिटेटिव डेटा होते हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे थ्योरी में पूछ सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, और यदि वैसे बेस्ट मेथड पूछा जाए आपसे सेंट्रल टेंडेंसी का, तो वो कौन सा है अपने पास? अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो है साइज ऑफ n+1 बाय 2th टर्म। सीरीज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। n+1, n है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n+1/2। सपोज ये अपने पास 7 आया, तो 7th टर्म जो होगी अपने पास असेंडिंग सीरीज, असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीरीज अरेंज कर रखी है। 7th टर्म जो होगी वो क्या होगी? हमारी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट सीरीज हो तो भी हमारा फार्मूला लगभग सेम ही होता है, बस अपने पास स्मॉल n की जगह क्या आ जाता है? n+1 बाय 2th टर्म आ जाता है। ठीक है, देखो हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हमने क्लास में पढ़ी थी चीजें। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हमें एक बार दो बार तो हमने सारी चीजें पढ़ी रखी, हमें याद है, बस उसको रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, और इन पर बेस्ड अपन क्वेश्चन करेंगे। और यदि कंटिन्यूअस सीरीज हो तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस I/F n/2 माइनस C। ये हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। जो भी मीडियन क्लास आती है कंटिन्यूअस सीरीज में, उसकी लोअर लिमिट है ये क्लास इंटरवल, अपन जानते ही हैं। ठीक है ना, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, या अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। और सी क्या है? जो भी हमारे पास मीडियन क्लास आई उससे जस्ट प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, ये आप सब लोग जानते ही हो भाई। ठीक है, तो ये मीडियन कैलकुलेट करने के फार्मूले पढ़े हमने। अब है हमारे पास पार्टीशन वैल्यूज। तो पार्टीशन वैल्यूज भी हम मीडियन की तरह ही कैलकुलेट करते हैं, बस हमें मालूम है क्वार्टाइल्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट में। तो अपने पास क्या आ जाएगा? जैसे हम फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपने पास फार्मूला क्या हो जाएगा? साइज ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 इंटू n+1। क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 4 का डिवाइड करेंगे। Q3 है तो क्या आ जाएगा? साइज ऑफ 3 इंटू n+y फोर्थ टर्म। यदि हम 7th डेसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेसाइल सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारा फार्मूला क्या होगा? साइज ऑफ 7 इंटू n+1 बाय 10th टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है?
मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। और यदि हमें कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय I। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर डेल्टा वन क्या होता है अपने पास? F1 माइनस F0, और डेल्टा टू क्या होता है? F1 माइनस F। और डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू हमेशा आपको क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। ये हमारे पास मोड कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। बाकी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट बेटा। वॉइस आ रही है बेटा मेरी? कमेंट करना बेटा एक बार, वॉइस आ रही है? एक मिनट होल्ड करना बेटा। लिंक ओपन नहीं हो रहा है क्या इसका? हाँ भैया, वॉइस आ रही है? हेलो।
हाँ बेटा, वॉइस आ रही है, एक बार मैसेज करके बताओ मुझे। गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास स्टार्ट करें, वॉइस आ रही है? ओके बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं, अपने पास चैप्टर जो है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे जो भी पीवाईक्यूज हैं इसके, और जो भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसकी वेटेज कितनी है, मतलब हम इसमें मेहनत भी कर रहे हैं तो हमें फायदा होगा भी या नहीं होगा। तो हमने ये प्रीवियस कुछ अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर्स निकाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, डिस्पर्जन के इंक्लूड नहीं है इसमें, ओनली सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। तो जून 24 में 7 क्वेश्चंस आए हैं, सितंबर 24 में 4 क्वेश्चंस आए हैं, फिर ये 5 क्वेश्चंस आए हैं 3 अटेम्प्ट में, और प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स में 2026 जनवरी एंड मई 26, इन दोनों में 7 अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7 नहीं तो 5 या 6 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो आप ये एज्यूम कर सकते हो टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो गया तो 5 to 7 क्वेश्चंस तो हमारे पक्के हैं, 5 to 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन में से 10, 11, 12 क्वेश्चंस आते हैं, जनरली 10, 11 क्वेश्चंस आते हैं। कभी सेंट्रल टेंडेंसी के ज्यादा आ जाते हैं, कभी डिस्पर्सन के ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। 99% केसेस में हमारे यही फार्मूला काम में आएगा, ठीक है। दूसरा मेथड, यदि डिस्क्रीट सीरीज हो अपने पास या कंटिन्यूस हो, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। और कैपिटल एन आप जानते ही हो क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। सेकेंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमारे पास एक्स बार है ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। यहां पर डी अपने पास होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है। डेविएशन का मतलब स्टेट्स में होता है अपने पास डिफरेंस। तो एज्यूम्ड मीन हमने ए लिया है, इससे जितनी भी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है उनका डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। ये हमारे पास डी है। और ये सीरीज इंडिविजुअल नहीं होकर के डिस्क्रीट या कंटिन्यूस हो तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अपने पास है थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल। और यहां पर जो डी एक्स है, डेविएशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में निकालते हैं हम, एक्स माइनस ए अपॉन आई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने। अब अर्थमेटिक मीन में हमारे पास इसके बाद क्या आता है, कंबाइंड मीन आता है, ठीक है। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, पूल्ड अर्थमेटिक मीन या ग्रुप्ड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में हमने क्या पढ़ा था,
हमारे पास यदि 2 ग्रुप्स हैं, इसमें n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, अर्थमेटिक मीन x1 बार है। ये सेकंड ग्रुप है, इसमें n2 ऑब्जर्वेशंस हैं, अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा, x2 बार। अब इन दोनों ग्रुप का हमें कंबाइंड मीन निकालना है, इनको ग्रुप को मिलाकर के कंबाइंड मीन निकालना है। तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, x12 बार से डिनोट करते हैं। और फार्मूला होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n। यदि 2 से ज्यादा ग्रुप है तो ऐसे ही आगे और फार्मूला बन जाएगा, ये आप जानते ही हो, ठीक है ना। ये जो फार्मूला है अपने पास कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, इस पर हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, मान के चलो, ठीक है। इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है और प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक मीन में से इन दो पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज हम सारी एक साथ डिस्कस करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन में मेन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। कोई और फार्मूला आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, कुछ पढ़ना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से अपन देख लेंगे। इसके बाद है अपने पास मीडियन। मीडियन क्या है भाई, मीडियन पोजिशनल एवरेज। जैसे अर्थमेटिक मीन अपना मैथमेटिकल एवरेज था, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूलों पर बेस्ड होता है, बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। ऐसे मीडियन पोजिशनल एवरेज होती है और ये बेस्ट मेजर है क्वालिटेटिव डेटा के लिए। क्वालिटी से रिलेटेड हमें किसी भी डेटा का यदि सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम क्या यूज में लेते हैं, मीडियन यूज में लेते हैं। समझ में आया बेटा, ठीक है। और ये पोजिशनल एवरेज है जो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो मीडियन यदि हमें इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th। सीरीज को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, n की वैल्यू सपोज 11 है तो 11 + 1/2, 6 नंबर पे जो टर्म आएगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन पोजिशनल वैल्यू को इंपॉर्टेंस देती है, पोजिशनल रिलेटिव पोजीशन को इंपॉर्टेंस देती है, वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और यदि हमारे पास डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में हो तो ये स्मॉल n की जगह क्या आ जाता है बेटा, कैपिटल n आ जाता है। कैपिटल n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पुट तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही पुट करना है अपन को। इंडिविजुअल सीरीज में स्मॉल n से डिनोट करते हैं, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज में कैपिटल n से। और यदि हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज हो तो पहले मीडियन क्लास हम कैलकुलेट करते हैं इस सेम फार्मूले से, ठीक है ना। फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, n+1 की जगह n/2 आता है, ठीक है। तो यदि अपने पास कंटिन्यूअस सीरीज है तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करेंगे। मीडियन क्लास ये होती है अपने पास साइज ऑफ n/2th टर्म। बस यहां थोड़ा सा बेटा चेंज होता है, n+1 की जगह n आता है। और अब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं L1 + I/f n/2 - c। ये हमारा फार्मूला। L1 मीन्स जो भी हमारे पास मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट, I क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का फार्मूला जानते हैं, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री या अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, N टोटल ऑब्जर्वेशन, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं मेन। इसके बाद हमारे पास आते हैं पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज भी अपने पास पोजिशनल एवरेज है। जैसे Q1 कैलकुलेट करना है तो सेम मीडियन जैसा फार्मूला होगा, साइज ऑफ, यदि Q1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, Q3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। और n+1 तो आएगा ही आएगा, जैसे मीडियन में आता था। मीडियन में हम 2 का डिवाइड करते थे, क्यों, सीरीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स। और यदि डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज हो तो स्मॉल n की जगह क्या जाएगा, कैपिटल है। सपोज हमें D7 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 7 × n+1/10। 10 का डिवाइड क्यों किया, बिकॉज डिसाइड डिवाइड द सीरीज इन 10 इक्वल पार्ट्स।
परसेंटाइल कैलकुलेट करना है तो किसका डिवाइड करोगे, 100 का डिवाइड करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मोड। मोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंस्पेक्शन मेथड है। हम डायरेक्टली देख लेते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो क्या होगी, हमारे पास मोड होगी। ठीक है ना। मोड एक अनस्टेबल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ये रिजिडली डिफाइन नहीं होता और क्लियरली डिफाइन भी नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे जो अनस्टेबल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का वो क्या है, मोड है। अब यदि हमें कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करना हो तो हम फार्मूला जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाई बाय। यहां पर जो डेल्टा 1 है वो है L1 माइनस F1 माइनस F0 और डेल्टा 2 होता है F1 माइनस F1 का मतलब जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F0 का मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी और F2 का मतलब क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। यदि ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि यहां पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 नेगेटिव आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ये ध्यान रखना है बस अपन को। मोड कैलकुलेट करने में मेनली हमारे पास यही फार्मूला काम में आता है। इसके बाद आता है हमारे पास हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन रेशो एवरेज होता है। ठीक है ना, इसको हम रेशोज कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेते हैं। और किसके लिए कैलकुलेट करने के लिए यूज में लेते हैं, इसको हम एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन पे जरूर पूछते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कराते हैं आपसे। ठीक है, जनरली एवरेज स्पीड कैलकुलेट कराएंगे। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज में लेते हैं हम, हार्मोनिक मीन यूज में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको क्वांटिटी पर रुपीज गिवन हो, ठीक है ना, जैसे आपको कहा गया जाए कि हमने एक जगह से 1 रुपए में 5 टॉफी परचेज की, दूसरी जगह हमने 1 रुपए में 7 टॉफी परचेज की, तो आपको एवरेज निकालना है कि एवरेज ऑन एन एवरेज 1 रुपये में कितनी एवरेज टॉफीज आई। तो इस कंडीशन में हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अर्थमेटिक मीन काम में नहीं लेते, बल्कि क्या काम में लेते हैं हम, हार्मोनिक मीन काम में लेते हैं। तो 3 यूजेस हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेशो कैलकुलेट करने में, एक एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने में, और कब यूज करते हैं, जब आपको क्वांटिटी पर रुपी गिवन हो तब हम इसका यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या है भाई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 1 अपॉन जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आप उल्टा लटका करके ऐड कर दो। ये हमारे पास क्या आ गया, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया। यदि फ्रीक्वेंसीज हो, कई बार उनको हम वेट भी बोल देते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी और वेट अलग अलग चीज है। तो उस कंडीशन में हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, कैपिटल एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज अपॉन F1 अपॉन X1 प्लस F2 अपॉन X2 प्लस Fn अपॉन X। इस फार्मूले को हम यूज में लेते हैं। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला है। फार्मूला यूज आएगा, कैलकुलेशन आप लोगों को आती है और अभी अपन क्वेश्चन करेंगे और सीख लेंगे कैलकुलेशन। अभी क्वेश्चंस अपन करेंगे, पहले हम सारे फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं एक बार। ठीक है, शॉर्ट में। तो ये तो हो गया हमारे पास हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला। यदि हमारे पास सपोज 2 ऑब्जर्वेशन ही हैं, ठीक है, इतने सारे ऑब्जर्वेशन नहीं है, ओनली 2 ऑब्जर्वेशन हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला फार्मूला लगेगा 1 अपॉन X1, दोनों ऑब्जर्वेशन को हम रिवर्स करके ऐड कर दें। तो ये अपने पास 2 ऑब्जर्वेशन के लिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला हो गया।
इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। इस फार्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फॉर टू ऑब्जर्वेशन आप डायरेक्ट ही याद रखिए, ठीक है। अपने पास हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2। एक अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन है, वो ए से बी तक 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और बी से ए तक 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी। ये क्वेश्चन 2-3 बार अपने एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग तो आते ही हैं, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 2 इंटू x1 कितना है 500, x2 कितना है 700 अपॉन x1 प्लस x2। बस आप डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा 583.83 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना क्या यूज करोगे, हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट मत कराना भाई। फिर कंबाइंड हार्मोनिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक। कंबाइंड मीन हम केवल उन्हीं मेजर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैथमेटिकली करेक्ट है, मतलब मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज कौन से हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के कंबाइंड एवरेज तो हमारे कोर्स में है, हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो अपने कोर्स में नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो आप किस किस का कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का और हार्मोनिक मीन का। तो हार्मोनिक मीन का कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास H12 से डिनोट करें, N1 प्लस N2। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं दो ग्रुप के, उनका हमें हार्मोनिक मीन दे रखा है N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फार्मूला है। वैल्यूज आपको देंगे सारी की सारी, बस आपको यहां पुट करके इसका आंसर निकालना है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कंबाइंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये हार्मोनिक मीन समझ में आया भाई आप लोगों को, मैसेज करते जाओ भैया, ठीक है, चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और जिसने भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो। जो भी सब्सक्राइब करेगा चैनल और 5 जनों को सब्सक्राइब कराएगा, ठीक है, उसके एग्जाम में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे, ठीक है ना, समझ गए भाई मेरी तरफ से। अब है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सबसे पहले तो हम देखें ये किस काम में आता है। तो हम कहेंगे ये रेशो कैलकुलेट करने के काम में आता है, एंड एवरेज रेट्स। इन दो चीजों में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन यूज में आता है, रेशो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, और किसके लिए, एवरेज रेट्स कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन को हम यूज में लेते हैं, ठीक है। अब ये रेशो कैलकुलेट करने के लिए यूज में आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेशो एवरेज कहते हैं। तो रेशो एवरेज तो हम हार्मोनिक मीन को भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो भी रेशो कैलकुलेट करने के काम में आता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो इन दोनों में से बेटर आंसर कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक मीन। रेशोज यूज कैलकुलेट करने के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज ज्यादा करते हैं। इंडेक्स नंबर भी एक स्पेशल टाइप के रेशो है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी बेस्ट मेजर क्या माना जाता है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन माना जाता है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऐसे लिख लो, या ओनली जी से लिख दो, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और पावर क्या ले लो, 1/n। ये अपने पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यदि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज नहीं हो, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस हो, तो x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू x3 की पावर f3 एंड सो ऑन, xn की पावर fn होल पावर 1/कैपिटल। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यदि हमारे पास केवल 2 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा हमारे पास,
उन दोनों ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करो और पावर कितनी लोगे 1/2, यानी कि अंडर रूट ऑफ x1 x2। 3 ऑब्जर्वेशंस होते तो x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3 आ जाती। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये तो हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं सर, ठीक है ना। अब अपन आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन की यदि प्रॉपर्टी पढ़ें तो हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस निकालें और उसका हम सम करें तो ये क्या आता है, 0 आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये एज अ स्टेटमेंट, थ्योरी का क्वेश्चन बना करके, ठीक है। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज डैश 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 इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा, चाहे कोई सी भी सीरीज। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये मिनिमम होता है। मतलब ये जो वैल्यू आ रही है, इससे जो वैल्यू आ रही है, अर्थमेटिक मीन की जगह हम कोई भी और वैल्यू ले लें, कुछ भी वैल्यू ले लें। जैसे सपोज अर्थमेटिक मीन 5 आ रहा है, 5 के अलावा हम 5.1 भी ले लेंगे तो जो यहाँ आंसर आ रहा है वो ज्यादा आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। मिनिमम अपने को वैल्यू कब मिलेगी, जब हम डेविएशन किससे कैलकुलेट करेंगे, अर्थमेटिक मीन से। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई अर्थमेटिक मीन की सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑरिजिन और स्केल चेंज की प्रॉपर्टीज हम सबकी एक साथ पढ़ेंगे। अब हम मीडियन की प्रॉपर्टी पर आते हैं। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है कि x माइनस मीडियन और इसका मॉडुलस, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या होता है, मिनिमम होता है या लीस्ट। यदि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन से मीडियन लेस करें और उनकी पॉजिटिव वैल्यू का सम करें तो वो मिनिमम आएगा। मतलब मीडियन के अलावा आप यदि कोई और वैल्यू ले लेंगे तो उससे ज्यादा आंसर आएगा डेफिनेटली, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम शॉर्ट में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन और मीडियन की। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है हमारे पास, चेंज इन ऑरिजिन, ठीक है। चेंज इन ऑरिजिन क्या होता है भाई, चेंज इन ऑरिजिन, यदि हम सीरीज की सारी वैल्यूज में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसे हम चेंज इन ऑरिजिन कहते हैं। और ऐसा करने पर मीन, मीडियन और मोड तीनों में सेम चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तीनों सेम नंबर से इंक्रीज हो जाती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं यदि हमारे पास y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है तो y बार किसके बराबर होगा, a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो जो रिलेशन x और y के बिटवीन है वही उनके अर्थमेटिक मीन के भी इक्वल होगा, ठीक है। ए अपने पास चेंज इन ऑरिजिन कहलाता है और बी क्या कहलाता है, चेंज इन स्केल कहलाता है। चेंज इन स्केल का मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल, ए कुछ ऐड किया है मतलब चेंज इन ऑरिजिन है, बी मतलब कुछ मल्टीप्लाई किया है वो चेंज इन स्केल है, ठीक है। सपोज अपने पास कोई सीरीज है, उसका अर्थमेटिक मीन कितना है, 10 है। अब मैंने क्या कहा कि सीरीज की सारी वैल्यू में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो अर्थमेटिक मीन भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स की सारी वैल्यू में मैंने 7 ऐड कर दिया तो अर्थमेटिक मीन भी किससे इंक्रीज हो जाएगा, 7 से इंक्रीज हो जाएगा। सारी वैल्यू में से मैंने 3 लेस कर दिया तो अर्थमेटिक मीन भी 3 से लेस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर हो जाएगा। और ये जो मीन के लिए है वही मीडियन और मोड के लिए भी सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम मीडियन के लिए यदि लिखें तो हम कह सकते हैं मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x और मोड ऑफ y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू मोड ऑफ x। ये हमारे पास रिजल्ट। इफ
y इक्वल्स टू 3 + 2x एंड मोड ऑफ x इज 10। तो आपको बताना है मोड ऑफ y क्या हो। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो भाई। तो मोड ऑफ y क्या होगा भाई, 3 + 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, मोड ऑफ x, और मोड ऑफ x आपको दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा भाई 20। और सेम मीडियन के लिए है, सेम क्या है हमारे पास अर्थमेटिक मीन के लिए। ठीक है, अच्छा जो ये रिलेशनशिप है इसको कहते हैं हम लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से मेजर्स लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। कौन कौन से कर रहे हैं भाई, अर्थमेटिक मीन कर रहा है क्या, मीडियन कर रहा है क्या, मोड कर रहा है क्या। तो ये तीन है जो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। ठीक है, अपने पास बाकी के जो बचे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, गुड। बाकी लोग भी बेटा आंसर मैसेज करते रहो। अब हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। फर्स्ट है यदि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ठीक है, अपने पास जो रिलेशनशिप है मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसमें सिमेट्रिक ग्राफ आ रहा है एक्स और एफ के बिटवीन। सिमेट्रिक ग्राफ का मतलब इस तरीके से कुछ ग्राफ होगा, पहले इंक्रीज होंगे मैक्सिमम तक पहुंचेंगे, फिर जिस रेशो में इंक्रीज हुए हैं सेम उसी रेशो में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसीज है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स की वैल्यूज है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को मोड कहते हैं, और मीन, मोड और मीडियन तीनों इक्वल होते हैं सिमेट्रिक सीरीज। तो यदि हमारे पास सिमेट्रिक सीरीज है तो मीन, मोड, मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। यदि सिमेट्रिक नहीं हुई तो सीरीज क्या होगी, असिमेट्रिक होगी। असिमेट्रिक मतलब स्क्यूड। ठीक है, स्क्यूड सीरीज होगी। स्क्यूड सीरीज होगी तो इसका मतलब या तो इस तरीके से होगी, मतलब फ्रिक्वेंसीज फटाफट वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी, मैक्सिमम तक पहुंचेंगी, फिर जब वो डिक्रीज हो रही हैं तो फिर वो स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ये जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, मोड होगी। इसके बाद हमें कहीं पर मीडियन मिलता है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, अर्थमेटिक में। ठीक है, तो यदि हमारे पास सीरीज सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक में से भी सबसे पहले इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज। क्या कहते हैं भाई, पॉजिटिवली स्क्यूड। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, मोड। मोड नहीं है बेटा, मीन है। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 आएंगे तो अर्थमेटिक मीन 7 है, मीडियन 6 है, मोड क्या है 5 ही है। तो यहाँ अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, और फिर क्या होगा, मोड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज में अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, और पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज किस तरफ ज्यादा फैली हुई है, राइट साइड में ज्यादा फैली हुई है। यहाँ तो देखो फटाफट लेफ्ट साइड में तो फटाफट अपनी शेप ले ली, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो गई। तो हम पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज को बोलते हैं स्क्यूड टू राइट, स्क्यूड टू राइट, राइट साइड में ज्यादा स्क्यूड है। ठीक है, और फिर थर्ड क्या है हमारे पास, असिमेट्रिक में नेगेटिवली स्क्यूड सीरीज। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज होती है, मैक्सिमम तक पहुंचेगी और सडनली डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास है नेगेटिवली स्क्यूड सीरीज। ठीक है, अब नेगेटिवली स्क्यूड सीरीज जो अपने पास है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये देखो, ये वाली वैल्यू क्या होगी, मोड होगी,
इससे पहले क्या मिलेगा हमें, मीडियन, और इससे पहले क्या मिलेगा, अर्थमेटिक मीन। यानी कि अर्थमेटिक मीन सबसे छोटा होता है, फिर मीडियन और फिर मोड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो दोनों ही केस में मीडियन तो मिड में ही है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है सिर्फ पॉजिटिवली स्क्यूड में कौन बड़ा होता है, अर्थमेटिक। या आप ये फोटो आपके दिमाग में छाप लोगे, ठीक है ना, ये जो इमेज है, तो भी आपको याद है। अब यदि हमारे पास सीरीज सिमेट्रिक भी नहीं है, असिमेट्रिक भी नहीं है, मॉडरेटली स्क्यूड है, यानी मॉडरेटली असिमेट्रिक है, मॉडरेटली स्क्यूड, तो हमारे पास रिलेशनशिप जो होता है मीन मीडियन मोड में, वो क्या होता है भाई, मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। यानी कि एक्स बार माइनस मोड को जेड से डिनोट करते हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये रिलेशनशिप है भैया। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को, ठीक है, अब तक सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे मैथ्स में ले लो, चाहे स्टैट्स में ले लो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग में ले लो, जो इतनी बार रिपीट हुआ हो। लगभग हर अटेम्प्ट में इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और कुछ कुछ अटेम्प्ट तो ऐसा है जिसमें फार्मूला भी पूछ लिया और इस पर क्वेश्चन भी दे दिया, मतलब 2-2 क्वेश्चन दे दिए इस पर, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी बिल्कुल इजी सा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कई बार तो हमसे फार्मूला पूछ लेते हैं, तो फार्मूले में तो यही डायरेक्ट आपको फार्मूला दे देंगे, या थोड़ा डिफरेंट वे में भी फार्मूला दे देते हैं। हम इसको सॉल्व करें, यदि एक्स बार माइनस जेड इक्वल्स टू 3x बार माइनस 3 मीडियन, ठीक है। अब देखो जेड को तो उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, मीडियन को इधर ले आओ तो 3 मीडियन हो जाएगा, प्लस एक्स बार है ही, ये माइनस का 3x बार हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। ये हमारे पास फार्मूला। तो आपको ये वाला फार्मूला भी दे सकते हैं, हो सकता है फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट दे दें, आपसे मीडियन कैलकुलेट करा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, 2x बार प्लस z, और 3 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 1/3 2x बार प्लस, ठीक है। तो ये आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते, समझ में आया बेटा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, चाहे ये वाली फॉर्मेट हो चाहे ये वाली फॉर्मेट हो, डायरेक्ट दोनों याद रहनी चाहिए, ठीक है। और याद नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली तो कम से कम याद रहनी चाहिए। हमसे एक बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीन और मोड का डिफरेंस 63 है, तो मीन और मीडियन का डिफरेंस बताओ। तो ये 63 दे रखा है, 3 का नीचे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 21। ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा है। बाकी क्वेश्चन क्या देते हैं अभी हम आगे करेंगे। आपको मीडियन और अर्थमेटिक मीन और मीडियन इन दो की वैल्यू दे देंगे, मोड कैलकुलेट करवा लेंगे या कोई और वैल्यू कैलकुलेट करवा लेंगे। तो ये मीन मीडियन मोड में रिलेशनशिप होगा। एएम, जीएम और एचएम, इनमें क्या रिलेशनशिप है, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक, ठीक है। ये ग्रेटर भी हो सकते हैं और ये तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, और ग्रेटर होंगे तो सबसे ग्रेटर कौन होगा, अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन, देन हार्मोनिक। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, यानी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है, मतलब जैसे एक 2 है, एक 5 है, एक 7 है, फिर एक 2 आ गया, फिर एक 5 आ गया, मतलब कुछ सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा, इज ग्रेटर देन हार्मोनिक, मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते उस केस, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, उस केस में अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होगा, हार्मोनिक मीन के। कब, व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इक्वल हैं, तो ये अपने पास क्या होंगे, ये रिलेशनशिप होगी, ठीक है। और 2 ऑब्जर्वेशंस, यदि हमारे पास केवल 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो
ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक। एक ये रिलेशनशिप होती है, लेकिन ये कब के लिए है, ओनली फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस के लिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ थ्योरी हमारी रिवाइज कर ली, आपको रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। वैसे इजी चैप्टर है, आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन देख करके आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास May 26 अटेम्प्ट का, प्रीवियस अटेम्प्ट जो अभी एग्जाम हुआ ही हुआ है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये अपने पास। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, मतलब एन की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, मीन क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। इफ वन ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस्ड बाय 22, एक ऑब्जर्वेशन 12 हटा दिया, उसकी जगह 22 हमने ला दिया, ठीक है। तो आपको न्यू मीन बताना है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां से समेशन ऑफ एक्स, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स बार, 10 इंटू 15, ये अपने पास हो गया 150। अब इसको हमने चेंज कर दिया, तो अपने पास समेशन ऑफ एक्स की नई वैल्यू 150, इसमें से हमने क्या ऑब्जर्वेशन हटा दिया, ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन 12 इज रिप्लेस, 12 को हमने हटा दिया तो -12 कर दो, ठीक है, और इसकी जगह क्या ऐड कर दिया, 22 ऐड कर दिया, 22 ऐड कर दो, तो ये 160 आ जाएगा। अब आपको न्यू अर्थमेटिक मीन बताना, तो न्यू अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 160 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन थे, 10, आंसर क्या आ जाएगा 60, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा। अरे हाँ ना बोलते जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं हो भाई, अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस तो क्या होते हैं, जीरो होता है। तो देखो भाई जीरो है क्या कोई ऑप्शन, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अपन बार बार कहते हैं ना प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वही May 25 के क्वेश्चन, May 26 के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 28, अमॉन्ग 5 ऑब्जर्वेशन, तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है हमारे पास, 28 है बेटा, ठीक है। तो हम यहां से समेशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। समेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एन इंटू एक्स बार, यानी 5 इंटू 28, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, 140 आ रहेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 28, तो अपने पास आ जाएगा 140। अब ये कह रहे हैं कि अपने पास 3 ऑब्जर्वेशन हैं, 10, 23 और 62, और बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम करें, तो 10 प्लस 23, 10 प्लस 23 प्लस 62, ठीक है, 95 आया। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन का सम तो 95 है, और बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन में से एक को ए मान लेते हैं, एक को बी, इक्वल्स टू 140। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, 140 माइनस 95, डायरेक्ट ही कर दें हम, 140 माइनस 95 करो भाई, 45 आएगा क्या, तो ये आ गया हमारे पास 45, ए प्लस बी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर ये क्या करें, द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन इज 13, बाकी जो 2 ऑब्जर्वेशन हैं उनका डिफरेंस ए माइनस बी, ये आपको दे रखा है 13। अब आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है अपन को, और कुछ भी नहीं करना, इनको ऐड कर दें यदि अपन, तो
2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 और 3 5 और 3 8 और ये 5। a की वैल्यू तो आ गई अपने पास 29 ये ऑप्शन हो गया। और b की वैल्यू निकालनी है तो 45 में से 19 लेस कर दो, ठीक है ना, 29 लेस कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा 16। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। मीन ऑफ दीज वैल्यूज इज 20, तो आपको वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करके बताना, ठीक है ना। आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, इनका मीन कितना है भाई, 20 के इक्वल है, तो के की वैल्यू निकालनी। तो मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करो, ठीक है ना, और किसका डिवाइड कर दो भाई, 5 का डिवाइड करो। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 डेटा है, ठीक है, 5 का डिवाइड कर देंगे, 40 प्लस के प्लस का 6k प्लस का 4k स्क्वायर प्लस का 8k माइनस 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। ये आपको 20 दे रखा है इन्होंने। देखो अब 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 6k प्लस 8k, 8 और 6 14 प्लस 1 15k बचा। 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 100। एक 40 बचा था, 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हो गई 60/15, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, और हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं तो लिख के बताया। आपका क्वेश्चन आपको जब करना होगा एग्जाम में, तो आप देखो इनको ऐड करोगे तो दिख रहा है 4k और 4k स्क्वायर कैंसिल हो गए, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15, तो 15 प्लस 40k, ठीक है। तो यहां से आपको 15k प्लस 40, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो हार्मोनिक मीन का आ गया है, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव हार्मोनिक मीन 50 एंड 30 फॉर देयर टेस्ट स्कोर विद 10 स्टूडेंट इन फर्स्ट ग्रुप। तो n1 की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, 10 हो गई, ठीक है। n1 की वैल्यू 10 हो गई, ये n1 हो गया अपने पास। ये n2 कितना हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। ये अपने पास h1 है, और ये क्या है h2। अब ये कह रहा है कि कंबाइंड मीन कैलकुलेट करिए। कंबाइंड मीन अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है भाई, n1 प्लस n2, 10 प्लस 15 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। h2 कितना है 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका बता ही रखा है, ठीक है। या तो ये तो वैसे भी सॉल्व हो रहा है, नहीं तो आप सॉल्व कर लो। 10/50, 10 डिवाइडेड बाय 50 मेमोरी में सेव कर दो, फिर 15 डिवाइडेड बाय 30 इसको भी मेमोरी में सेव कर दो। ऊपर क्या है अपने पास 25, न्यूमरेटर में 25 है, 25 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू प्रेस कर दो, 35.71 आ रहा है, देखो बेटा 35.71। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्ट देखो अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन किए हैं 2026 के में, पांचों क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी है, ठीक है। इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो ना भाई, हाँ ना तो बोलते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। तो देखो मई 26 में अपने पास 7 क्वेश्चन आए थे, अपन ने अभी डिस्कस किया था। ये 6th क्वेश्चन है अपने पास। द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 30, देयर अर्थमेटिक मीन इज 45। तो अर्थमेटिक मीन तो आपको दे ही रखा है, अर्थमेटिक मीन क्या है बेटा 45, और ये कह रहे हैं हार्मोनिक मीन है वो अर्थमेटिक मीन से कितना एक्सीड कर रहा है, 30 एक्सीड कर रहा है। तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा अपने पास 45 प्लस 30 यानी 75, ठीक है। देयर ज्योमेट्रिक मीन विल बी, ठीक है। और हमें क्या क्या रखा है, ये जो रिजल्ट है ये किसके लिए है, 2 नंबर्स के लिए। तो हमने 2 नंबर्स के लिए अभी रिजल्ट पढ़ा था, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक।
अर्थमेटिक मीन है 45 और हार्मोनिक मीन है 75। इसका अंडर रूट ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्सीड देयर हार्मोनिक। यहाँ उल्टा कर दिया बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अर्थमेटिक मीन ज्यादा है, हार्मोनिक मीन क्या 30 से कम है, तो हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 45 माइनस 30। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ज्यादा है, हार्मोनिक मीन कम है। ठीक है, तो इसमें से 30 लेस करेंगे तो ये आएगा कि 15 है अपने पास। अंडर रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 45 होता है। 15 इंटू 15 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ गया 15 अंडर रूट 3। कैलकुलेटर से सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि अंडर रूट में आपको आंसर दे रखा है, इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया। आपको लग रहा है ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करोगे 45 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है ना, और इसका क्या ले लो अंडर रूट ले लो, 25.98 आएगा। ठीक है, और ऐसे ही ऑप्शन को सॉल्व करके देख लो, जैसे इस ऑप्शन को सॉल्व करोगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 25.98, देखो आ गया नहीं आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, May 26 का लास्ट क्वेश्चन है ये। द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपको कह रहा है भैया इसका अर्थमेटिक मीन निकाल। ठीक है, तो ये एक इन्होंने सीरीज वाला क्वेश्चन भी दे दिया। वैसे जनरली सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, ठीक है ना, 2-4 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में हमें मिलता है, पर दे दिया इन्होंने और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, फार्मूला तो मालूम ही है अपन को। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये अपने पास y जो दे रखी है वो क्या काम कर रही है, फ्रीक्वेंसी का काम कर रही है एक्चुअली। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज का सम कर लो आप, 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 तो n की वैल्यू तो अपने पास है 73। समेशन ऑफ एफ एक्स हमें निकालना है, तो वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं मेमोरी की हेल्प से। 1 इंटू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मेमोरी में सेव कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको भी मेमोरी में सेव कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मेमोरी में सेव कर दिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 17, 5 मल्टीप्लाई बाय 14, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ गड़बड़ हो गया, मैंने गलत बटन दबा दिया। ठीक है, दोबारा से करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 17, 5 मल्टीप्लाई बाय 14, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ये सब हमने मेमोरी में सेव कर दिया। मेमोरी रिकॉल कर लो, 299 आ रहा है। इसमें 73 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 73, 4.09, 4.0958 यानी 4.10 हो गया। ये हमारा आंसर है। तो हमने अपने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए जो हमारे एग्जाम में आए थे मे अटेम्प्ट में। मेरे ख्याल से आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कोई ज्यादा परेशानी आई नहीं होगी। यदि आप ये अटेम्प्ट देते तो मेरे ख्याल से 7 में से 7 क्वेश्चंस कर लेते, या फिर कोई एक आध गलती कर देते तो 6 तो कर ही लेते। हाँ भाई, कर लो, कर लेते या नहीं कर लेते? अरे यस नो में जवाब दो भाई। अब आते हैं हम जनवरी 26 पर। ठीक है, जनवरी 26 if the mean of 5 observations is 125 then find the value of x। तो अर्थमेटिक मीन पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेस क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन पर। इन सब का सम, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। अर्थमेटिक मीन आपको 125 दे रखा है, समेशन ऑफ एक्स हमें मालूम नहीं है,
कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? x+1, x+3, x+5, तो x तो 5 टाइम्स ऐड हो रहा है, डायरेक्ट 5x लिखते हैं, प्लस 1+3 कितना हो गया? 4, 4+5 9, 9+7 16, 16+9, 16+9 कितना हो जाएगा? 24, 16+9 25। अब सिंप्लीफाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 625 इक्वल्स टू 5x माइनस 25 प्लस, ये इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो 25, और x की वैल्यू निकालनी है तो 5 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो 120 आंसर आ रहा है। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड एज, ठीक है, और मोड दे रखा है आपको x का, ठीक है, तो y का मोड निकालो। तो ये भी हमने पढ़ाई था, जो x और y में रिलेशन होता है वही उनके मोड में होता है। मोड ऑफ x 2 इंटू मोड ऑफ x माइनस 3 इंटू मोड ऑफ y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब आपको क्या दे रखा है इन्होंने? x का मोड दे रखा है 15, तो 2 इंटू 15 माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, 3 मोड ऑफ y, 30 माइनस 3 27, और 3 का डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। y का मोड कितना आ गया? 9। ई ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, मीन 21 है, मीडियन 25 है, मोड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो फार्मूला आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, z इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक। कर लोगे भाई? ठीक है, आ गया भाई। देखो इस फार्मूले पर क्वेश्चन अपन कह रहे थे लगभग हर टाइम में आता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर 64, हार्मोनिक मीन 16, ज्योमेट्रिक मीन निकालना। तो ये 2 नंबर्स दे रखे हैं देखो आपको, ठीक है ना। अब यदि 2 नंबर्स दे रखे हैं तो क्या रिलेशन होता है? ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल्स टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक। अब आप आगे तो कर ही लोगे, सिंपल सा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालना है और कुछ भी नहीं करना। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास। The median of a continuous frequency distribution is 32 and each observation is increased by 17। ये कह रहा है मीडियन अपने पास क्या है? 32 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? चेंज इन ऑरिजिन। चेंज इन ऑरिजिन करने पर मीडियन भी सेम नंबर से चेंज हो जाती है, अपन जानते हैं। तो अब मीडियन कितनी हो जाएगी? 32 प्लस 17, 49, 32, 7। तो किसी ना किसी डेटा में गड़बड़ी है, या तो ये मिसप्रिंट है या फिर ये मिसप्रिंट है, या तो ये 7 होगा, ठीक है ना। 7 होगा तो क्या हो जाएगा आंसर? 39 हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एग्जाम में सही क्वेश्चन आया था, अपन ने जो टाइप कराया उसमें प्रिंटिंग हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The arithmetic mean of two numbers is 13, geometric mean 12, difference between two numbers। ये कह रहा है अर्थमेटिक मीन हमारे पास टू नंबर का क्या है भाई? 13 है। तो मतलब दो नंबर ए और बी हैं, तो a प्लस बी बाय 2, ये तो हो गया 13, यानी कि a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 26। और ये कह रहे हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना है भाई? 12 है। ज्योमेट्रिक मतलब अंडर रूट ए बी, ये अपने पास 12, ए बी क्या हो जाएगा? 140। और आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, उन टू नंबर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना। हाँ भाई, कैसे कैलकुलेट करें?
इसके लिए तो हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या किसी तरीके से? चलो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम कर लेते हैं a माइनस बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है? a माइनस बी। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिखोगे, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना बेटा फार्मूला। इसमें क्या किया मैंने? 2ab ऐड कर दिया तो 2ab लेस कर दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और 2ab और 2ab मिलकर के क्या हो जाएंगे? माइनस के 4ab। या फिर हम a माइनस बी को क्या कह सकते हैं? अंडर रूट ऑफ दिस। देखो ये फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, अल्फा माइनस बीटा, यदि आपको याद हो, ठीक है। वहां से यदि याद है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस फार्मूला, अल्फा माइनस बीटा। ध्यान है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने फार्मूला पढ़ा था बेटा। तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 26, अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 4ab, ab कितना है? 144। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये 100 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, अंडर रूट लेंगे तो a माइनस बी क्या आ गया? 10। अब a प्लस बी की वैल्यू मालूम है आपको, a माइनस बी मालूम है, यहां लिख रहा हूं भाई a माइनस बी किसके बराबर है? 10। अच्छा, और हमसे तो a माइनस बी पूछा है, a और b तो पूछा नहीं है। a माइनस बी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। Two groups, in two groups, unit 1 has 700 people with a monthly salary of this, while group 2 650 people with a monthly salary of this. The approximate combined arithmetic mean of salary n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2। ये फार्मूला लगाना है आपको। n1 दे रखा है, ये अपने पास क्या है? x1 बार है। ये n2 दे रखा है आपको, और ये क्या है? x2 बार। अब कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लोगे ना बेटा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप करिएगा। सेवन और 7 14 क्वेश्चन हो गए देखो, ठीक है। जनवरी 26 में भी 7 आए थे और मई 26 में भी 7 क्वेश्चन ही आए थे। अब ये अपने पास सितंबर 25 का क्वेश्चन। फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मार्क्स इन इंग्लिश फॉर अ ग्रुप ऑफ 145 स्टूडेंट्स, the mean marks and median marks were found to be 55.10 52.40 respectively. the model marks, आपको क्या दे रखा है इन्होंने? मीन दे रखा है और मीडियन दे रखा है और मोड पूछा है, और मॉडरेटली स्क्यूड सीरीज कहा है इन्होंने। तो रिलेशनशिप क्या होती है भाई? मोड क्या होता है अपने पास? p इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स। ये भी दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है आपको, सिर्फ z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कर लोगे भाई ऐसा इजी क्वेश्चन? if there are two groups with 10 and 12 observations and harmonic mean, or two group are 3 and 5 respectively, combined harmonic mean कैलकुलेट करना है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का अपन ने फार्मूला पढ़ाई था बेटा। कंबाइंड हार्मोनिक मीन क्या होता है? n1 प्लस n2, ठीक है। 10 ऑब्जर्वेशन है और 12 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 प्लस 12 अपॉन n1 अपॉन h1, h1 कितना है? 3 प्लस n2 अपॉन h2, h2 कितना है? 5, ठीक है ना। ये हार्मोनिक मीन दे रखे हैं दोनों ग्रुप के। कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लो भाई इसको फटाफट। 10/3, 10 डिवाइडेड बाय 3, इसको मेमोरी में सेव कर लो। फिर 12 डिवाइडेड बाय 5, इसको कहाँ सेव कर लो? मेमोरी में सेव कर लो, ठीक है ना। अब ऊपर क्या है? 22 है न्यूमरेटर में, 22 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू, प्रेस कर दो 3.83
3.837 को राउंड ऑफ कर दिया, 3.84 हमारे पास क्या जाएगा, कंबाइंड हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो हार्मोनिक मीन के 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही टाइम। ठीक है ना, तो हार्मोनिक मीन पूछा है हमसे, तो कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, तो यहां तो 4 लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4, ये हमारे पास फार्मूला होता है। 4 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 10 16 19, 4/19। ठीक है, 4/19 बताओ भाई कितना आ रहा है, 0.21, ये बी ऑप्शन हो जाए। तो हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स और वाई रिलेटेड है, आपको मीन दे रखा है एक्स का, वाई का मीन निकालना है। एक्स की जगह एक्स का मीन आ जाएगा, वाई की जगह वाई का मीन आ जाएगा। देखो ये वाली प्रॉपर्टी पर भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये आप कर लोगे, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। अब है a set contains 7 numbers whose average is 12। ठीक है, the average of 4 greater numbers is average 18। तो ये कह रहे हैं अपने पास टोटल 7 नंबर है, 4 जो बड़े नंबर है, ठीक है ना, उनकी एवरेज कितना है अपने पास, 18 है। ठीक है भाई, मान लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ 4 स्मॉलर नंबर इज 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ वन ऑफ द नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर्स की एवरेज हमारे पास 12 है, तो हम उनका सम निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स 7 इंटू 12 84। ये कह रहे हैं टोटल हमारे पास 7 नंबर्स है, उनका एवरेज 12 है, तो उन सब नंबर्स का सम 84 आ गया। ये कह रहे हैं 4 नंबर्स हैं अपने पास, A1 A2 A3 A4, इन चारों का एवरेज कितना है हमारे पास, 18 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का सम क्या होगा, 4 इंटू 18 यानी कि 72। और जो स्मॉलर नंबर है 4, A4 A5 A6 A7, टोटल 7 है ना, तो इन्होंने अपने पास 4 नंबर ले रखे हैं, तो एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। हमने मान लिया A4 रिपीट हो रहा है। इनका एवरेज आपको दे रखा है, 4 नंबर्स का एवरेज कितना है, 8 है, 4 इंटू 8, ये हो गया हमारे पास 32। अब इन दोनों का सम करें हम, समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2, तो कितना आएगा भाई, 104 आ रहा है क्या। ठीक है, और वैसे सारे नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। तो भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने A4 को 2 बार काउंट कर लिया। हमें क्या कैलकुलेट करना था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। ठीक है, उन सबका सम 84 आना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा आ रहा है 84 से। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने A4 को 2 बार काउंट कर लिया, तो इसमें से 84 लेस कर दो, वही हमारा A4 है। A4 क्या हो जाएगा, 104 माइनस 84, 20 हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट वे में दे दिया इन्होंने। हाँ भाई देखो, May 25 में ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछ लिया, जो जनरली कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत लेंदी नहीं है अर्थमेटिक मीन में, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में हम डायरेक्ट इससे करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करते हैं। हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई अपना, x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ fx अपॉन n। थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, x बार इक्वल्स टू है अपने पास समेशन ऑफ fx अपॉन n। सबसे पहले तो हम n देखें, हमारे पास ये n है, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 10
16, 16 प्लस 8, 24 प्लस वाई, एन तो हो गया अपने पास 24 प्लस वाई, ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर यदि वैल्यू पुट करें तो ये तो हो गया 24 प्लस वाई, एन की वैल्यू। अब हमें समेशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, यानी 1 इंटू 8, ठीक है ना। तो इसको हम सेव करते जाते हैं। 1 इंटू 8 क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 2 इंटू 10 कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 4 इंटू 2 8 आएगा। फिर 5 इंटू 4 20 आएगा। मेमोरी रिकॉल 56 तो ये हो गया, प्लस इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3 बार। तो समेशन ऑफ एफ एक्स ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि मीन हमारे पास कितना है भाई, 2.6 है। तो अब सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकालो, निकाल लो भाई। 56 प्लस 3y इक्वल्स टू 24 को 2.6 से मल्टीप्लाई करो, 24 मल्टीप्लाई बाय 2.6, ये 62.4 आएगा प्लस 2.6y, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इस y को इधर ले जाओ, 3 में से 2.6y लेस करो तो 0.4y बचेगा। 62.4 में से 56 लेस करो भाई, कितना आएगा 6.4 आ जाएगा। और डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16 आएगी क्या, देखो। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। इन सब का सम कर लिया, ये तो एन आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ एक्स के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम और उनको ऐड कर देंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। Which of the following measure of central tendency will be unaffected if lowest and highest observations are removed? ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीम वैल्यूज। कौन से मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होते हैं, मीडियन एंड मोड। देखो भाई क्या आंसर दे रखा है, मीडियन एंड मोड दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा मीडियन। मीडियन और मोड दोनों आंसर दे रखे हैं, तो बेटर ऑप्शन क्या है अपने पास, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 18.3, मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6, मीन 0.6 से रिड्यूस हो गया। व्हाट न्यू नंबर ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू सेट, द न्यू ऑब्जर्वेशन इज, ये कह रहे हैं एक हमने ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया तो मीन रिड्यूस हो गया 0.6 से, ठीक है भाई। ये 20 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या कह रहे हैं, 18.3 है। 18.3 मीन है कितने ऑब्जर्वेशन का, 20 ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ एक्स अपॉन 20, यही फार्मूला होगा। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18.3 इंटू 20, कितना आ जाएगा भाई, 366 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, हमने एक ऑब्जर्वेशन इसमें नया ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने 366, तो हमारे पास पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उनका सम था, इसमें ए ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 20 की जगह 21 हो गए, ठीक है। अब इनका मीन कह रहे हैं पहले से 0.6 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले 18.3 था, अब 18.3 में से 0.6 रिड्यूस करो, जल्दी से बताओ कितना आएगा, 17.7 हो गया। तो ए की वैल्यू बताओ, तो 21 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 इंटू 17.7, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया ए इक्वल्स टू 371.7 और 366 को इधर ले जाओ, ठीक है। अब 366 इसमें से लेस कर दो, 5.7 आ जाएगा ए की वैल्यू, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी इजी क्वेश्चन है वैसे तो।
देखो अब आपको ये पता चल रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। अब आप इनसे प्रिपरेशन करके आप आइडिया लगा सकते हो कितना आप कर सकते हो एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों से हो जाएंगे, ठीक है। इनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव, ठीक है। ओजाइव का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या देता है, मीडियन देता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मीडियन को हम सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं क्या, तो इन्होंने मीडियन नहीं लिख रखा, सेकंड क्वार्टाइल लिख दिया, सेकंड क्वार्टाइल इज करेक्ट आंसर। A professor has given assignment to students in statistic class. A student Jagan computes the arithmetic mean and standard deviation set of 100 observation as 50 and 5 respectively. ये कह रहे हैं अपने पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। अर्थमेटिक मीन कितना है, 50 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5। Later on, Sonali finds out the Jagan that he has made a mistake in taking one observation 100 instead of 50. ठीक है, मतलब उसने करेक्ट ऑब्जर्वेशन तो क्या था, करेक्ट ऑब्जर्वेशन 50 था, उसकी जगह उसने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ले लिया, वो क्या ले लिया, 100 ले लिया। तो डेफिनेटली मीन हमारा गलत हो जाएगा, करेक्ट मीन निकलवाया। स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है और कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम समीशन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। समीशन ऑफ वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एक्स बार, 100 इंटू 50, ये हो जाएगा 5000। अब इसकी करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम, करेक्ट समीशन ऑफ एक्स, ये तो रॉन्ग है ना भाई, क्योंकि इसमें रॉन्ग वैल्यू है। 5000 में से आप क्या करो, रॉन्ग वैल्यू लेस कर दो और करेक्ट वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। उल्टा कर दिया भाई अपन ने, करेक्ट वैल्यू ऐड करनी है और रॉन्ग वैल्यू क्या करनी है, अपन को लेस कर। तो क्या हो जाएगा, 4950 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। करेक्ट समेशन ऑफ एक्स क्या है, 4950, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 100, तो 49.5, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो मीन, करेक्ट मीन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इसका हमें मीन कैलकुलेट कर, बिल्कुल सिंपल है। मिड वैल्यू निकालो, 5, 15, 35, ठीक है, 25, ये कितना होगा, सॉरी 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन। मिड वैल्यू आ गई, इसको इन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फार्मूला अप्लाई कर दो। ये तो आप खुद कर लोगे बेटा। मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम मॉडल क्लास निकालते हैं, ठीक है ना। मॉडल क्लास बताओ भाई क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं, ठीक है। 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45। अब हमारी मॉडल क्लास ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन आंसर देखो आपको कहाँ दे रखे हैं भाई, अच्छा सॉरी, ये तो 53 है, मैंने गलत रीड कर लिया, 53 नहीं देखा था। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अपने पास क्या है, 53। तो मॉडल क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास हो जाएगी 30 टू 35। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F0, F1 बोलते हैं। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं, इसके बाद वाली को क्या कहते हैं, हम F2 बोलते हैं। तो डेल्टा 1 क्या आ जाएगा, F1 माइनस F0। F0 कितना है भाई, 20, 33 आ गया। डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, F1, F1 कितना है भाई, 53, माइनस F2 कितना है, 42, 11 आ। अब अपने पास Z क्या होता है, L1, L1 क्या है, लोअर वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, प्लस डेल्टा 1, डेल्टा 1 है अपने पास 33 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, आई क्लास इंटरवल कितना है, 5। इसको सॉल्व करके बताओ भाई कितना आंसर है, 33 अपॉन 44, 33 डिवाइडेड बाय 44, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 5 करो,
और उसको 30 में ऐड कर दो, 33.75, ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये मोड का भी क्वेश्चन आ गया, मोड के फार्मूले पर बेस्ड। ज्योमेट्रिक मीन बताइए भाई, इसका आंसर तो आपको ही बताना है। ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन बता, क्या इसका आंसर 0 होगा? ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 1/n, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 की पावर 1/n। तो क्या ज्योमेट्रिक मीन 0 होगा क्या? नहीं भाई, ये गलत क्वेश्चन, गलत आंसर। इस क्वेश्चन में आपको घुमा दिया इन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में 0 आंसर देकर के आए थे, जबकि 0 अपना आंसर नहीं। यदि हमारे पास सीरीज में कोई भी एक वैल्यू 0 है तो ना तो उसका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होता है और ना ही उसका हार्मोनिक मीन डिफाइन होता है। सिमिलरली यदि कोई एक वैल्यू नेगेटिव है तो ना ही तो उसका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा और ना ही क्या होगा, हार्मोनिक मीन। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो यहां इन्होंने घुमा दिया, ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा, मैक्सिमम बच्चे फटाफट आंसर इसका 0 कराएंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है भाई, यहां अपन ने जो डिटेल में पढ़ा है, चीजें साल भर पढ़ी है अपन ने, पूरी प्रिपरेशन की है, वो हमारे काम आएगी। ये कह रहे हैं किसी एक क्लास में अपने पास, ठीक है ना, 11 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट फेल हो गए, 8 स्टूडेंट्स के आपको मार्क्स दे रखे हैं, तो आपको मीडियन मार्क्स निकालने। ठीक है, अब देखो जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उनके तो सबसे कम मार्क्स आए होंगे। यदि हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो उसको 1, 2, 3 रैंक देंगे अपन। ठीक है ना, फोर्थ रैंक कौन सी आएगी भाई, इनमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, फिर ये फिफ्थ हो गई, ठीक है, फिर ये सिक्स्थ हो गई, फिर ये 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं, तो मीडियन क्या होनी चाहिए, साइज ऑफ 11 + 1/2, यानी कि 6th टर्म। और 6th टर्म हमारे पास कौन सी है भाई, 12। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12। लेकिन ध्यान रखना है, जो फेल हो गए उनके सबसे कम मार्क्स हैं, तो उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे रखेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या आएगी वैल्यू, 10 आएगी। ऐसा नहीं आप यहां से करना शुरू कर दो रैंकिंग, तो फिर अपने पास गलत आंसर है। तो ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एच हमारे पास हार्मोनिक मीन है एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है ना, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड वंस मोर देन हार्मोनिक मीन ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन। तो आपको 2n ऑब्जर्वेशंस का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का पहले तो फार्मूला लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना भाई। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन 1/x। ये हार्मोनिक मीन एच है। अब ये कह रहे हैं कि हमने हर ऑब्जर्वेशन को 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जर्वेशन x1 एक बार आ रहा था तो उसको 2 बार ले लिया, तो क्या डेटा अपने पास दुगने हो जाएंगे क्या, डबल हो जाएंगे क्या? तो हमारे पास पहले यदि n ऑब्जर्वेशन थे तो अब कितने ऑब्जर्वेशन जाएंगे, 2n ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे बेटा? ठीक है, अब ये x1 पहले एक बार रिपीट हो रहा था, अब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फार्मूला क्या होता है, f1/x1। ठीक है ना, f1/x1 यदि फ्रीक्वेंसीज भी हैं तो f1 की वैल्यू 2 है अपॉन x1, सारी वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 2n अपॉन, इन सब में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस एंड सो ऑन 1/x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो, ये हमारे पास नया हार्मोनिक मीन है। तो देखो h1 h के इक्वल ही आ गया क्या, पहले वाली वैल्यू के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? ठीक है, n/1/x1 प्लस 1/x2। तो यदि हम सारे ऑब्जर्वेशन को एक एक बार और रिपीट कर दे तो हार्मोनिक मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले h था तो अभी भी क्या रहेगा, h ही रहेगा। ठीक है,
ये लास्ट क्वेश्चन है आज का अपने पास। Two positive observation have arithmetic mean 3 and geometric mean 2 under root 2. If each observation multiplied by 2, then harmonic will be, mean will be. यदि हम सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हार्मोनिक मीन अपना अर्थमेटिक मीन तो डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू अर्थमेटिक मीन है वो तो हो गया 3 इंटू 2 यानी कि 6। और ज्योमेट्रिक मीन यदि हम सारे ऑब्जर्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ज्योमेट्रिक मीन भी सेम नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें, हमारे पास x1 और x2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 नंबर्स लेना है, ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। यदि हम सारे ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x1 इंटू 2x2 की पावर 1/2, ऐसे ही निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। x1 इंटू x2 की पावर 1/2, यानी कि ये पुराने वाले ज्योमेट्रिक मीन से डबल हो गया, नहीं हो? तो हम कह सकते हैं अब हमारे पास जो नया ज्योमेट्रिक मीन है वो भी पुराने वाले से डबल हो जाएगा, 2 इंटू 2√2 यानी कि 4√2। अब ये कह रहे हैं कि हार्मोनिक मीन बताइए। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है, a इंटू एच, और हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन a। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, और a क्या है अपने पास 6, 16/3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, हार्मोनिक मीन हो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, टोटल अपन ने 30 क्वेश्चंस कर लिए यहाँ पर, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आ रहे हैं, तो आप इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है तो वो कर सकते हैं, उसके लिए मुझे आप बता देना, व्हाट्सएप कर देना नंबर पर, ठीक है ना। तो अपन वो दे देंगे आप लोगों को। बाकी जो नॉर्मल अपन को प्रिपरेशन करनी है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस की करनी, ठीक है। तो कल अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्पर्जन लेंगे। डिस्पर्जन के भी अपन शॉर्ट में फार्मूला रिवाइज करेंगे, और अपने पास जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ओके बाय। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। ओके बेटा।